पढ़ा हुआ यजमान पढ़ा बराबर और पढ़ा हुआ यजमान खुदा बराबर। वन सेकेंड घनश्याम तिवारी जी सही बात नहीं बता रहे हैं। अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये कहावत बहुत पुरानी है, पानी बहुत बह चुका है। अब आप और हम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। श्री घनश्याम तिवारी माननीय तिवारी जी जी यो 15 मिनट्स। साहब एक 21 तो करो। ये तो अपनी पार्टी को कहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रारंभ करूं उसके पहले करना चाहूँगा कि मेरे सामने एक समस्या आ गई। जैसे उन्होंने गांव की दो कहावतें बताई थी। हमारे यहाँ पे गांव में कहावत है कि बिना पढ़ा हुआ यजमान पढ़ा बराबर और पढ़ा हुआ यजमान खुदा बराबर। वन सेकेंड घनश्याम तिवारी जी सही बात नहीं बता रहे हैं। वो रणदीप सिंह सुरजेवाला और मेरा ख्याल रख रहे हैं। कहावत है अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये बात कई सैकड़ों सालों पहले की है तिवारी जी। हालात बदल गए हैं। ये लागू हो रही है। तो सभापति प्रोफेसर, दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ पेंट ऑफ फीलिंग। ये सभापति महोदय तिवारी जी पर इस बात का ध्यान रखिए। ये कहावत बहुत पुरानी है, पानी बहुत बह चुका है। अब आप और हम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सभापति महोदय, मैं जब माननीय सुरजेवाला जी बोल रहे थे और उनके मुंह से लोकतंत्र की और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात सुन रहा था तो मुझे बड़ा रस आ रहा था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि एक बार नवीन चावला जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सेक्रेटरी थे उनको ही चुनाव आयुक्त बना दिया था और वो आज ये कह रहे हैं कि सरकार नियुक्त करने जा रही है। तो साहब इतना ये बात कर रहे हैं, फिर वो पार्टी लोकतंत्र की बात करे जो इमरजेंसी लगाई, सारा काम किया। तो मैं वो लोकतंत्र की बात नहीं करूँगा, उन बातों पर मैं नहीं जाऊँगा। मैं इस बिल की ओर जा रहा हूँ और माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। उन्होंने दो बातों की चर्चा की। उन्होंने संविधान सभा की चर्चा की, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की चर्चा की। पहले तो मैं संविधान सभा के बारे में बताना चाहूँगा कि संविधान सभा ने ईसीआई की नियुक्ति व्यवस्था को संसद के विवेक पर छोड़ने पर सहमत हो गए। उन्होंने कहा था कि ये चुनाव का सारा सिस्टम वो कार्यपालिका के हाथ में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन संसद इसके लिए कानून बनाए और ये संसद के विवेक पर है। इसलिए मैं आपकी उस बात की तायद करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो कहा कि संसद ही सर्वोपरि है, न तो कोई न्यायालय न कोई और, इसलिए सर्वोपरि संसद के रूप में ये कानून लेकर हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल लेकर आए। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया। अब वो पुराने वो हमारे पूज्य हैं और फाउंडर मेंबर हैं। और अब उनके बाद में साहब अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी कानून मंत्री बना है तो वो अर्जुन राम मेघवाल है। तो साहब अब जब आप उनकी चर्चा करते हो तो अर्जुन राम जी मेघवाल की भी चर्चा करो। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो विधेयक है उसका कारण क्या है। साहब हर बात पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का आदत पड़ गई है विपक्ष की, और इसके कारण से जिस सुप्रीम कोर्ट का बार बार निर्णय कर रहे थे, कल उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सरकार की हर बात को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देने से अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। और ये अराजकता की स्थिति पैदा करने का प्रयत्न वो कर रहे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब ये कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब बरनाला अजीत के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों की समिति बना दी कि भारत का प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस,
ये मिलकर तय करेंगे जब तक कानून नहीं बन जाता। तो उस परिप्रेक्ष्य में कानून बनाने के लिए ये कानून लेकर हमारे विधि मंत्री जी आज यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं विधि मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस कानून में क्या है, सभापति महोदय, इस कानून में चयन समिति की संरचना की व्यवस्था की गई कि चयन समिति कैसी होगी, उसकी संरचना की व्यवस्था की गई है। चुनाव समिति में, चयन समिति में कौन लोग शामिल होंगे, इस बात की व्याख्या की गई है। अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री रहेंगे, सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, और साहब इसमें और भी इनके लिए बहुत रियायत दी गई है। आगे चलकर इसमें कहा गया है कि विपक्ष के नेता, जितनी विपक्ष का मान्यता प्राप्त दल नेता नहीं हो संख्या, तो उससे भी कम संख्या हो और सबसे बड़ी पार्टी का नेता हो, उसको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इतना कंसेशन दे दिया क्योंकि हमें पता है कि परमानेंट रूप से वो कभी भी इस बात पर नहीं आएंगे कि उनको मान्यता प्राप्त विपक्ष की भूमिका रहे। इसलिए सरकार ने सारी देयता से ये प्रावधान कर दिया कि वो संख्या न भी हो तो भी इनका प्रतिनिधि चयन में रहेगा और प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल हो। माननीय सभापति महोदय, 70 साल तक जो आदमी इस बात को कभी चयन समिति की बात ही नहीं की, अपनी इच्छा उसको बनाते रहे, वो आज इस प्रकार की बात करें, मैं समझ में नहीं आता। ये चुनाव आयोग क्या है, ये लोगों के ध्यान में कब आया? मैं याद दिलाना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, जब सबसे पहले TN शेषन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, तब लोगों को पता लगा कि चुनाव आयोग क्या होता है। वरना तो पहले तो राज्य चुनाव आयोग था। अभी चर्चा कर रही थी कि ये जो सदस्य बनेंगे उनका ये कैडर होगा, ये इनका ये कैडर होगा। शक्ति सिंह जी सुने 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 आपको एक राय दे रहा हूँ राय दे रहा हूँ। मैं विधानसभा में एक सेकंड, मैं विधानसभा में माननीय घनश्याम तिवारी जी के खिलाफ रहा हूँ। मैं प्रतिपक्ष में था, माननीय घनश्याम तिवारी जी मंत्री भी थे। इनको जितना टोकोगे उतनी ऊर्जा आएगी इनको, ये मत कीजिए, ये मेरी आपको राय है। और नीरज डांगी जी के पिताजी भी हमारे साथ थे। मैं आपको राय दे रहा हूं घनश्याम जी, अब आपको इंटरप्शन नहीं होगा तो आप समय में अपना बात कह पाएंगे। डांगी साहब तो मेरे पड़ोस में रहते हैं साहब, जयपुर में मेरे पड़ोस में ही रहते हैं डांगी साहब। और मैं निवेदन ये कर रहा था कि ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो जिन लोगों का कैडर बनाया है, जो चुनाव आयुक्त बनेंगे या मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, इनमें से कभी कोई पंचायत का चुनाव लड़ा हुआ आदमी नहीं होगा। ये माननीय सुरजेवाला ने कहा। माननीय सुरजेवाला जी, जिला निर्वाचन अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वो कब चुनाव लड़ा हुआ होता है? विधानसभा का चुनाव का अधिकारी SDM होता है, वो चुनाव कब लड़ा हुआ होता है? एक भी आदमी चुनाव लड़ा हुआ नहीं होता, और चुनाव लड़े हुए आदमी को बनाते तो फिर चुनाव आयोग ही नहीं होता। इसलिए सबसे बढ़िया व्यवस्था ये की गई है। आज ये बात आप जब करते हैं उस समय कुछ बात करनी चाहिए थी, वो तो नहीं की। मुख्य बात जो आपको करनी थी वो ये करनी थी कि भारतीय लोकतंत्र में और इसमें समस्या क्या है। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रजातांत्रिक पारिवारिक सामंतवाद। गोस्वामी समिति की सिफारिश करी, उसकी बात करी, उस पर बोल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज भारतीय लोकतंत्र के सामने है पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवाद। और वो जो कह रहे थे कि ये ईडी का नाम नहीं लेते, इंडिया जो बोल रहे थे, ये इंडिया इसके खिलाफ खड़ा होगा। ये इंडिया पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतशाही प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। एक भी मैं आज बताना चाहता हूं, यहां पर 7 लोग एक परिवार के मेंबर और मंत्री हैं। वो है प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए खतरा।
उस लोकतंत्र की बात नहीं करते। चुनाव आयोग की जो व्यवस्था की गई है सभापति महोदय, ये निष्पक्षता के लिए की गई और केवल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय डायरेक्शन है, लेकिन एक व्यवस्था करनी थी कि 1991 के कानून में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। 324 के अंतर्गत और 191 कानून की व्यवस्था के नहीं होने के कारण से ये एक व्यवस्था की गई और ये व्यवस्था उन व्यवस्थाओं से बेहतर है जो व्यवस्था आप लोग पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नियुक्तियां होती है, वो नियुक्तियां कैसे होती है, उनसे बेहतर स्थिति की इसमें व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति आयोग, उससे बेहतर समिति की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उससे बढ़िया व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उससे बढ़िया व्यवस्था की गई है और अन्य निकायों में जो नियुक्तियां होती है उससे भी बढ़िया और व्यापक व्यवस्था की गई है कि उनमें तो प्रतिपक्ष का नेता होता ही नहीं है। तो वो सारे जब संवैधानिक रूप से ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो फिर ये नियुक्तियां और ये आयोग ठीक ढंग से काम क्यों नहीं करेगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की दो चीजों का अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। पहला है भारत का चुनाव। भारत के जैसा चुनाव विश्व के किसी देश में नहीं है, विश्व के किसी देश में नहीं है। आज आचार संहिता लगने से पहले जो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ थे, जिस दिन आचार संहिता लगती है वे चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं और चुनाव आयोग का अधीन होकर निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। उसी हम का भी चुनाव करते हैं, हमको शपथ भी दिलाते हैं। माननीय तिवारी जी प्लीज इधर बोलो। मैं आपसे कर रहा हूँ साहब। जी जी, आपस में बात ना करें। आपस में नहीं करे साहब जी। तो मैं ये बात कर रहा था। दूसरी बात कर रहा था कि जब मैंने कहा था कि टीएन शेषन साहब से आने से पहले मैं भुक्तभोगी हूँ सर। मैं 1972 से इन चुनावों से जुड़ा हुआ हूँ, स्वतंत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ, लड़ा रहा हूँ और अब तक यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैंने देखा है कि जब चुनाव होते थे तो सरकार की चलती थी, तब चुनाव के पहले दिन तक ट्रांसफर के लेटर कांग्रेस के नेता लेकर आते थे। वोट दो, ये ट्रांसफर का लेटर लो, वोट दो, ये ट्रांसफर का लेटर लो, तब तक काम करते थे। ये तो आचार संहिता क्या होती है तब पता लगा। और जब टीएन शेषन ने इतना काम किया तो उन्होंने देखा ये तो बहुत खतरनाक काम है, तो उसकी संख्या बढ़ा दी, 2 कर दिए, अब 3 हो गए हैं। तो जजमेंट के आधार पर निर्णय होगा। तो ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए हम इस प्रकार का काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव सुधारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है समाप्त। अभी गोस्वामी समिति की सिफारिश की बात की, प्रकाशवीर समिति की सिफारिश भी आई हुई थी। उन चुनाव सुधारों के बारे में कुछ नहीं किया गया। अगर किया गया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 1951 में उन्होंने कानून बनाया और खुद नियुक्तियां कर देते थे। तो कमेटी भी नहीं थी, तब तो सर्च भी नहीं था, तब तो रिसर्च भी नहीं था, ये बना देते थे, ये कर लेते थे। लेकिन अब जब ये कमेटियां बनने लगी और जब विपक्ष में बैठे और जब इसका थोड़ा टेस्ट आने लगा, तब इनके दिमाग में इस प्रकार की तकलीफ हो गई। इसलिए इस प्रकार का काम ये बार बार करते हैं। अगर आपको चुनाव सुधार करना है तो चुनाव में धन का जो प्रयोग है, उस धन के प्रयोग को कम करना पड़ेगा। आपको मौका मिलेगा झा जी, प्लीज। अच्छा चलिए। तो चुनाव सुधार के लिए पैसे का, अब पैसा कहां से आएगा साहब? पैसा आता है चुनाव में ब्लैक मनी का, और ब्लैक मनी जब पकड़ी जाती है तो समस्या होती है। तो कहीं 58 करोड़ पकड़े जाते हैं बंगाल में, तो कभी 350 करोड़ पकड़े जाते हैं। तो ये सारा का सारा पैसा लोकसभा चुनाव के लिए इकट्ठा किया था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों के चुनाव में ऐसी व्यवस्था की
कि आज तक जितना पैसा नहीं पकड़ा गया उतना करोड़ों रुपए का पैसा इस चुनाव के आचार संहिता के काल में पकड़ा गया। ये इतनी शुद्धता, इतनी शुचिता, इतनी पवित्रता हमने इस चुनाव की कायम की, तो एक तो मैं करना चाहता हूँ। दूसरा, सभापति महोदय, हमारी तरफ से आप बता दें कि पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र जब तक नहीं होगा, जब तक सुधार लागू नहीं होगा। हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है, अटल जी से लेकर, आडवाणी जी से लेकर, मुरली मनोहर से लेकर, वेंकैया जी से लेकर, अमित शाह जी से लेकर, हिंदुस्तान के सारे प्रांतों से लोग आए। प्लीज आप बैठ जाएं प्लीज। हाँ आप बोले। और राजनाथ सिंह जी से लेकर सारे प्रांतों के लोग आए और एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद तक पहुंच गया। लेकिन उधर जो पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवादी पार्टियां हैं, उनकी क्या हालत है साहब? कोई बन भी जाए तो चलता उनके कहने से है। तो मैं समझता हूं कि जब तक ये टिकट वितरण की व्यवस्था परिवारवादी को के हाथ में रहेगी, तब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। इसलिए चुनाव की व्यवस्था को और ठीक करने के लिए पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को, मंत्री महोदय, पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को सुधारने की बात भी होनी चाहिए। मैं माननीय सभापति महोदय के इस मत से पूर्ण सहमत हूं कि कानून बनाने का अधिकार पूर्णतः संसद का है। सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकती, वो निर्देश कर सकती है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है वो ही कानून में आए, ये जरूरी नहीं है। कानून को हम लोकतंत्र की भावनाओं के अनुसार और जनोपयोगी बनाने का काम इस संसद को करना है, और वो काम हम कर रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में 4 बातें प्रमुख रूप से हैं। पहला, आप प्रक्रिया पार्टी ने जो समय दिया था वो खत्म हो चुका है। आप बोले अपनी पार्टी का समय लेंगे। नहीं, मैं समाप्ति कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। तो मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि वो दल जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा, वो दल जिन्होंने आपातकाल लगाया, जिन्होंने अपने सचिव को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, उनके मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की पार्टी है और देश के लोकतंत्र को भी पवित्र रखने के लिए यह विधेयक लेकर आई है। इसलिए मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी। नाउ ऑनरेबल श्री जवाहर सरकार जी, 18 मिनट्स।